में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 प्रेजेंटेड बाय आरआर काबिल के दिल्ली ग्राउंड फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। हर साल की तरह हम इस साल भी हाजिर हैं रियल एस्टेट अवार्ड्स के पहले ये ग्राउंड फोरम लेके, ताकि हम रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ जान सकें, उसके बारे में बात कर सकें और समझ सकें कि इस वक्त देश में रियल एस्टेट कहां पहुंचा है। और आज इन तमाम बातों को करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ आप स्वागत कीजिए। मैं आपका तारुफ कराता हूं अंशुमन मैगजीन साहब, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीबीआरई साउथ एशिया। हमारे साथ एक गीतांबर आनंद साहब, सीएमडी एटीएस और प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल। नवीन रहेजा साहब, सीएमडी रहेजा डेवलपर्स और आप चेयरमैन हैं नरेटको के। श्री गोपाल काबरा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर रामरत्ना ग्रुप और एसके सयाल साहब, एमडी एंड सीईओ भारतीय रियल्टी। इन सभी के साथ हम बातचीत करेंगे दिल्ली के मार्केट पर, लेकिन उससे पहले दिल्ली को थोड़ा समझने की जरूरत है। देश का दिल है, देश की राजधानी है, निरंतर बड़ी हो रही है, अपनी समस्याएं हैं, अपने चैलेंजेस हैं, और क्या इसके अंदर रियल एस्टेट का विकास वहां पहुंच चुका है जहां इसे जाना चाहिए। तो उस चर्चा पे जाएं, इससे पहले एक नजर दिल्ली पर। मैं हूं इस देश का दिल, भारत की राजधानी, मैं हूं दिल्ली। मैं इस देश में सदियों से हर आर्थिक और राजनीतिक हलचल की गवाह रही हूं। इसी वजह से मुझे देश की राजधानी बनने का गौरव भी मिला। समय के साथ साथ मुझ में कई बदलाव हुए हैं और आज मेरी गिनती दुनिया के बड़े शहरों में होती है। वक्त के साथ साथ मेरा चेहरा भी बदला है। देश की राजधानी होने के चलते मेरे पास एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, देश के बेहतर इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स और मॉल्स हैं। बड़े सरकारी दफ्तर हो या फिर बड़ी प्राइवेट कंपनियां, आईटी हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर छोटे व्यवसायी, मेरे दिल में सबके लिए जगह है। लेकिन साल दर साल बढ़ती आबादी ने मेरे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ा दिया है। पिछले सालों में मेरा आकार भी तेजी से बढ़ा है और अब मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाती हूँ। लेकिन क्या मेरा ये विकास सही दिशा में हो रहा है? क्या आज मैं एक आम आदमी को उनका मनपसंद आशियाना मुहैया करवा पा रही हूँ? क्या मैं मेरे नागरिकों को एक बेहतर जीवन दे पा रही हूँ? यही सवाल बार बार मेरे मन में उठते हैं, जिनके जवाबों का मुझे इंतजार है। तो दिल्ली ने कुछ सवाल पूछे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपने इस पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। अंशुमन मैगजीन साहब, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। सिर्फ हाउसिंग की बात नहीं है, दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये कि आपके पास ऑलरेडी एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें काफी व्यवस्थित है, लेकिन आबादी का बोझ भी लगातार उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। ओवरऑल दिल्ली की पिक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तमाम जो डेवलपमेंट है, उस हिसाब से अभी कैसी आपको दिखाई देती है? देखिए, दिल्ली लकी था कि कॉमनवेल्थ गेम्स आए, जिसकी वजह से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्राइमरीली उसकी वजह से हुआ। मल्टीपल अथॉरिटीज है दिल्ली में, सब जानते हैं ये नेगेटिव है और इसकी वजह से काफ़ी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बट काफ़ी स्कीम्स जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली अगर आप देखा जाए अब ये अनअफोर्डेबल है बहुत लोगों के लिए रहना। लकीली अगेन दिल्ली का एक तरीके से बहुत लकी है कि नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है। अगर आप इमेजिन करें ये शहर नहीं होते दिल्ली के साथ, तो दिल्ली का क्या होता? इतनी जो पॉपुलेशन है कहाँ रहती? ऑलरेडी प्राइसेस इतने हाई हैं। तो दिल्ली का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जितनी भी एडजॉइनिंग ये सिटीज हैं, मैं कहूँगा, तो इससे दिल्ली को काफ़ी हेल्प मिला है। अगर आप दिल्ली ज्योग्राफी में देखें, जो ये पॉलिसीज है, लैंड पूलिंग एक्ट, 1 एकड़ फार्म हाउस पॉलिसी, FSI जो बढ़ रहा है की बात चल रही है, इन सब से सप्लाई इंप्रूव होगी दिल्ली में। गीतांबर साहब, दिल्ली मुझे लगता है रफ्तार बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि उस तेज रफ्तार में फिर समस्याएं भी आ जाती हैं। नए नए एरिया जुड़ते हैं, लेकिन कभी कोई बर्ड सेंचुरी आ जाती है, कभी जमीन का मामला आ जाता है, पॉल्यूशन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उन्होंने उठाया, क्योंकि इस समय दुनिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए आपको क्या लगता है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, गवर्नमेंट के लेवल पे बात है, या फिर गवर्नमेंट से ये सब नहीं होगा, ये शायद आपको हमको मिलकर भी सोचना होगा? जब तक के हमारे सिटीजन्स को इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने की एजुकेशन नहीं दी जाएगी,
मेट्रो यूज करने की एजुकेशन, या ये इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अगर हम लोग एजुकेट हो जाए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि वेस्ट में अगर आप जाएं, मोस्टली रोड्स 2 लेन होती हैं और उनमें भी ट्रैफिक एकदम डिसिप्लिन से चलता है। मेट्रोज में इससे भी ज्यादा शायद ट्रैफिक रश होता है, लेकिन एक तरीके से लोग उसको यूज करते हैं। सबसे अहम बात, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन हम सबको सीखना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करना है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी दिल्ली का नाम है। नवीन रहेजा साहब, तो दिल्ली ऑलरेडी काफी स्मार्ट है, हमें ऐसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है अगर हम भारत की तुलना में बात करें। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी तुलना भारत से करना छोड़ दें, लेकिन जो दूसरे बड़े शहर है, शंघाई हुए, न्यूयॉर्क हुए, वहां की तुलना में आपको लगता है, क्योंकि अब वक्त वही आ गया जब आपको इंटरनेशनली सोचना होगा, अगर आप अपने में तुलना करके खुश हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं यहां कमेंट नहीं करूंगा कि दिल्ली का एक्चुअल दर्जा का क्या है ग्लोबली, विदाउट गोइंग इनटू दैट एंड टॉकिंग अबाउट कि ओवरऑल स्मार्टनेस दिल्ली की कितनी है। व्हेन आप आज तो आप पूरा जो प्लेनेट है, इट इज वन, वी आर कनेक्टेड, वी आर वन फैमिली। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारी आने वाले दिनों की अप्रोच क्या होनी चाहिए टू मेक दिस दिल्ली और टू मेक दिस एनसीआर। सारी की सारी चीजें जो है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, दे नीड अ वेरी फास्ट इंट्रोस्पेक्शन, एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि जितनी आपकी इस टाइम पे माइग्रेशन हो रही है दिल्ली में, इट इज मोर देन व्हाट यूज्ड टू हैपन 10 years ago, मोर देन व्हेन इट वाज 20 years ago। आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। राइट। काबरा साहब, आपसे पूछूं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो अब अमूमन देश के हर शहर की बड़ी दिक्कत बन चुकी, वो है ट्रैफिक और पोल्यूशन। उससे देश की राजधानी को तो कम से कम मुक्त होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मुक्त तो सारे शहरों को होना चाहिए। देश की राजधानी है, इसलिए उसको वो प्रिविलेज अकेले को मिले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा है पार्किंग के कारण से भी। दुनिया में जो सरकार रोड बनाती है, वो गाड़ियों के लिए बनाती है, पार्किंग के लिए नहीं। आप गुड़गांव को देखिए, इवन नोएडा को देखिए, ये सब अभी नए नए पैदा हुए जगह है। उसके बावजूद भी एक भी रोड या एक भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहां पे सड़कों पे पार्किंग नहीं होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार, बिल्डर, आर्किटेक्ट या कंज्यूमर? मेरे मानने में ये चारों के चारों इसके लिए बहुत ज्यादा जवाबदार है। पूरे एनसीआर में रोड पे पार्किंग न हो तो आपकी ट्रैफिक और पोल्यूशन की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तो सयाल साहब, जो बात यहाँ पर काबरा साहब कर रहे हैं, उससे एक चीज मुझे निकल कर आती है, जो हमारे यहाँ देरी है। आप लोग जो शिकायत करते हैं कि परमिशंस बहुत लेट आती हैं, अप्रूवल्स के लिए सालों महीनों लग जाते हैं जो तुरंत आ जाने चाहिए, ये चीज अगर अभी भी चलती रही तो फिर हमारे जो हाउसिंग फॉर ऑल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो खटाई में पड़ जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो आपको लग रहा है ये बेसिक रीजन है? हाउसिंग, कीमतें, दिक्कतें, वो बात की बात है, लेकिन जब तक अप्रूवल्स और ये जो बेसिक चीजें हैं वो ठीक नहीं होंगी, तब तक दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी। ये हम सब जानते हैं। पिछले 10-15 साल से हर प्लेटफॉर्म पे, हर फंक्शन पे यही डिबेट होता है कि गवर्नमेंट बोलती है हम सिंगल विंडो सर्विस करेंगे। अभी एक आपने इशू उठाया, मैं क्लैरिफाई करता हूं। गीतांबर ने बोला कि एनजीटी के इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल के इश्यूज हैं। हर सिटी का एक मास्टर प्लान होता है। जब वो मास्टर प्लान बनता है, व्हाट इज द मास्टर प्लान? मास्टर प्लान ये होता है कि इस शहर को अब इतने लोगों की जरूरत है, इतने लोगों को बसाने के लिए इतना सीवेज होगा, इतनी पानी की रिक्वायरमेंट है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। जब गवर्नमेंट मास्टर प्लान बनाती है तो उसका ड्राफ्ट मास्टर प्लान नोटिफाई करने से पहले वो पब्लिक को जाता है, वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाता है, वो एनजीटी को जाता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है। अनटिल एंड अनलेस दे ऑल एंडोर्स, मास्टर प्लान नोटिफाई नहीं होता। ये सब कुछ होने के बावजूद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डेवलपर को इन सब अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है, दोबारा जाना पड़ता है। अब हम सिंगल विंडो कैसे कर सकते हैं जब हमने विंडोज में विंडोज बनाई हुई हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट। अंशुमन, होगा कैसे? क्योंकि जैसा सयाल साहब सही कह रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म में पिछले 10 साल से बातें तो यही हो रही है, स्मार्ट सिटी आप करने की बात कर रहे हैं, हाउसिंग की, लेकिन जब ये बेसिक चीज नहीं, तो आपको लगता है कि कहीं सिस्टम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है? एक्चुअली गुड न्यूज ये है कि चेंजेस थियोरेटिकली आ रहे हैं एटलीस्ट। अभी तक थ्योरी में भी नहीं आते थे। मैं खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री में मिलने गया था, उन्होंने ये पूरा वो शुरू किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे आपने बताया। तो अभी प्रेस में भी काफी आ रहा है कि हर स्टेट को उन्होंने एक बाहर का कंसल्टेंट रखा,
मतलब इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट रखा और कहा कि क्या स्टेप्स हैं, तो 96 स्टेप्स हैं शायद, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, एटलीस्ट नहीं तो ये स्लोगन होता। तो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन क्या स्टेप्स हैं? ये 96 स्टेप्स अगर स्टेट फॉलो करें तो इट विल बिकम ईजियर फॉर पीपल टू डू बिजनेस। आई एम होपिंग कि अगले साल 2 साल में अगर ये सब जो नई गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उसका कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो गीतांबर जी, क्या आप बिजनेस में हैं, आपकी ये लिए ये रोज की चीज होगी, आपको महसूस हो रहा है अंशुमन जो कह रहे हैं कि परिवर्तन आना शुरू हो गया है? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात है, हम लोग जैसे आज साहब ने बोला हर जगह हम काफी सालों से कह रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी, पर आप ये समझिए कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है क्लियरेंसेस देना। कुछ स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट करना शुरू करा है, जैसे कि नोएडा को आप अगर देखें, अगर वहां मास्टर प्लान की बात सियाल साहब दोबारा कर रहे थे, बहुत अहम मुद्दा है ये। नोएडा में मास्टर प्लान के हिसाब से अथॉरिटी अपने आप डेवलपमेंट कर देती है, सड़कें बना देती है। तो जब आप प्लॉट लेते हैं अथॉरिटी से, आपको 4 से 5 महीने में सारी परमिशन आती है सियाल साहब। यू कैन स्टार्ट योर वर्क इन 5 months। इट इज सो गुड एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यूपी गवर्नमेंट फॉर जो उन्होंने जो तरीका बनाया है। पर ये सारी स्टेट्स भी करना पड़ेगा उनको, इफ अगर उनको इस कंपटीशन में हर स्टेट का जीडीपी ग्रोथ है, उनका नंबर्स है, अगर उसमें रहना है तो उनको ये करना पड़ेगा। चलिए, इस बात पर ताली भी आई है। रेजा साहब, एक लेकिन अब दूसरी तरफ का प्रश्न मैं पूछता हूं। हमें डेवलपर कम्युनिटी को जो शिकायत रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेट लाली की और तमाम चीजें, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको फिर डेवलपर से शिकायत रहती है, तो लेट मिल रहा है, पोजीशन देर से है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, 10 तरह की शिकायतें होती हैं। तो जब सरकार जैसा कह रहे हैं इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वो इंप्रूवमेंट फिर हम आगे भी पास ऑन होता हुआ देखेंगे? देखिए, जो मेन अगर आप अंडरस्टैंड करें तो मेरे ख्याल से डेवलपर अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट देते हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिले या आपको बीच में आके कोई गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट ये बोलता है जी अब आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, अब अगर बिना पानी के बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो नेचुरली जब तक उसका कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट नहीं देगी, पानी आप ले नहीं सकते, पानी आपने गवर्नमेंट ने प्रोविजन नहीं किया हुआ, बिना पानी के बिल्डिंग बन नहीं सकती, तो नेचुरली वो लेट होगा। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, कंपैटिबिलिटी नंबर 1, नंबर 2, अगर एक बारी प्रोजेक्ट क्लियर कर देती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि वो भी इस देश के सिटीजन हैं। सयाल साहब, क्या इसमें थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बिल्डर साइड, मतलब गवर्नमेंट की तो हमने बात करी, लेकिन हर चीज गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, बिल्डर्स के लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है इसकी? आज की डेट में जो अच्छे डेवलपर हैं और इस टाइम में जब मार्केट लो हो रही है, डाउन हो रही है, आई थिंक जो डेवलपर एमर्ज होंगे उनका काम करने का तरीका है जो आज रियल एस्टेट रेगुलेटर में भी प्रोविजन किया गया है, दैट जो मनी हम बाहर से लेते हैं अपार्टमेंट बेचने के लिए वो एक सेपरेट अकाउंट में जाती है। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी चीज को बनाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर पैसा आपने कंट्रोल कर लिया तो डेवलपमेंट क्लोज टू 100% पॉसिबल होगी। रहेजा साहब की बात ठीक है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बट कहीं किसी स्टेज तक हम डेवलपर मींस जो कैटेगरी ऑफ डेवलपर है, जिन लोगों की वजह से एंटायर इंडस्ट्री पेंट हुई है, जिम्मेवार हैं, उस सब को क्लियर करने के लिए हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। राइट। काबरा साहब, आप क्या कहेंगे इसी चीज पे? फिर मैं विषयांतर करूंगा, लेकिन इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। हर बिल्डर को भी अपना एक ट्रस्ट लेवल डेवलप करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरा एक मानना है कि जीवन में कुछ नहीं बिकता, सिर्फ ट्रस्ट बिकता है, और रियल एस्टेट एक अपने आप में इतना बड़ा ट्रस्ट है कि एक आदमी अपने जीवन की सारी संपत्ति, क्योंकि सारे लोग लोअर क्लास से आते आते धीरे लोअर मिडिल क्लास में है, वो अपनी पूरी संपत्ति को या लगभग 80% 90% संपत्ति को एक डेवलपर को एक अपना घर का मकान, ये मकान एक सपना नहीं है, मकान एक सपने के साथ साथ उसकी एक आवश्यकता है, तो उसको देता है। तो आप देखेंगे, इसीलिए आप जो प्राइस डिफरेंस मार्केट में चलता है, गीतांबर जी बड़े इसलिए नहीं बोलता हूं, नोएडा में मैं जाता हूं, स्टडी करता हूं, तो वाई एटीएस इज सेलिंग एट हायर प्राइस, बिकॉज एटीएस का एक ब्रांड बन गया, एक लोगों का ट्रस्ट बन गया, ही ट्राई टू गिव डिलीवरी ऑन टाइम, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आती है तो हो जाता है। आज भारतीय जैसे लोग कॉर्पोरेट में होता हूं, क्यों आज रियल एस्टेट में कॉर्पोरेट आ रहे हैं, या तो हम ये सब बिल्डर बैठे कॉर्पोरेट जैसा काम करें, या फिर दिस एंटायर बिजनेस विल शिफ्ट मेजर टू कॉर्पोरेट्स। गोदरेज आ गया, टाटा आ गया, भारती आ गया, महिंद्रा आ गया। सो आइदर the developer becomes or work like a corporate, or otherwise you are giving this ready-made opportunity to corporates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
पिछले करीब 6 महीने में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग जगह पे, और सब में एक ही बात आई है, इन्वेंट्री की थ्रू आउट नेशन की बात हुई, लेकिन दिल्ली का फिगर उसमें बहुत ऊपर बताया गया। 40% टोटल इन्वेंट्री का दिल्ली की तरफ कोट किया गया। तो दिल्ली एनसीआर टोटल में बात कर रहा हूं, तो कैसे देखें मार्केट को, कैसे समझे? ओवर सप्लाई की सिचुएशन हो गई, या बीच में जो हर्डल्स जैसे हमने बात किया एनजीटी और ये तमाम, उसकी वजह से लोगों का थोड़ा विश्वास पीछे हट गया? क्या कारण रहे, क्यों ऐसी स्थिति बनी? देखिए, मार्केट स्लो है, नो डाउट, लेकिन जो इन्वेंट्री कैलकुलेशन होती है, काफी दफा मैं ये बोलता हूं कि ये कंप्लीटेड इन्वेंट्री नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। इंडिया एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहां की आप दूसरी कंट्रीज में जब प्रॉपर्टी मार्केट गिरता है तो आप देखते हो खाली घर पड़े हुए हैं। यहां अभी तक वो सिचुएशन नहीं आया है, क्योंकि वो बिक तो गया है लेकिन लोग रेंट नहीं करते हैं। वो दूसरा डिस्कशन है, वो रेंट एक्ट में वो चेंज करना चाहते हैं, बट इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, दूसरों ने खरीदा है। तो इन्वेंट्री जो आप बात करते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीटेड नहीं। तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं कि कंप्लीटेड बने हुए हाउसेज हैं जो कि बिके नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है। बट नो डाउट मार्केट इज स्लो। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइसेस बहुत हाई। गीतांबर साहब जैसा कह रहे हैं अंशुमन, कि प्राइस पॉइंट वाला, कि वो प्राइस पॉइंट कहीं ऊपर नीचे चला गया, इसलिए एक स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। तो इस प्राइस पॉइंट को वापस उस स्थान पर कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि बड़ा वर्सेटाइल मार्केट है। एक तरफ गुड़गांव जैसे हाई प्राइस है, तो आपके नोएडा एक्सटेंशन में आपको 4-5 हजार के भाव पे घर मिलते हैं, तो वो पैरिटी लेकिन कैसे लाएं? जहां प्राइसेस ओवर इन्फ्लेटेड हैं, कुछ मेट्रोज हाई 5 फिगर्स या इवन हाई 4 फिगर्स, वहां पे करेक्शन हुई है, हो सकता है और हो, लेकिन अमूमन मास हाउसिंग में करेक्शन होने की उम्मीद नहीं है। जितनी ज्यादा सप्लाई आएगी मार्केट में, उतनी ज्यादा रैशनलाइजेशन होगी प्राइसेस की। मोर सप्लाई इज गुड फॉर द कस्टमर। तो रहेजा साहब, चलिए प्राइस पॉइंट उतना खराब नहीं है, हालांकि गुड़गांव के लिए मैं नहीं कहूंगा, प्राइसेस ऊपर है, आप काफी काम भी करते हैं गुड़गांव में, लेकिन फिर भी बिक्री जो फिगर है सेल्स के, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सब ठंडा क्यों है? अगर मेन प्रॉब्लम जो गीतांबर जी ने बताया, सेंटिमेंट एंड ए क्रिएटेड एटमॉस्फेयर कि भाई शायद प्राइस और गिरेंगे। एक्चुअल जो इस टाइम प्राइस मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये डेवलपर की कॉस्ट को भी मीट नहीं कर रहा है। ये रिसर्चर्स कहते हैं जो हमने रिपोर्ट दे दी और कम होगा तो वो और कम होगा, और वो कस्टमर कहता है और कम होगा, मीडिया उसको कैरी कर देता है कि रिपोर्ट ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू नेम एजेंसीज, दिस एजेंसी दैट एजेंसी, इसके हिसाब से और गिरेगा। पर गिरना था तो भाई पिछले 1 साल में गिर जाता ना। जब गिरा नहीं तो आप ये भी देख लेना कि जब उठना शुरू होगा तो आपकी पकड़ में भी नहीं आएगा। तो यहां पर एक बात मैं आपसे पूछना काबरा साहब, अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सोचूं तो अगर आदमी की जेब में पैसे हैं तो वो अपनी एस्पिरेशंस को रोकता नहीं है, बहुत ज्यादा पूरी कर ही लेता है। तो ठीक है, शायद होगा कि रिपोर्ट्स आती हैं और लगता है भाव कम ज्यादा, हर कोई सस्ता खरीदना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसके बजट को एक्सीड कर रहा होता तभी रुका हुआ है, नहीं तो शायद ले ही डालता, क्योंकि घर बड़ा इमोशनल एक हमारे यहाँ पर एस्पेक्ट है कि बहुत उससे मन जुड़ा रहता है लोगों का। कुछ जगह प्राइस गिर गए। प्राइस हमेशा जो आउटर एरिया होता है उसमें गिरता है, क्योंकि तेजी भी सिटी से शुरू होती है, जाके सबब में आती है, सबब के भाव घटते हैं, उसका असर धीरे धीरे सिटी में आता है। तो जैसे बॉम्बे है, अगर प्राइस कभी भी देखें तो अब न्यू बॉम्बे में घटता है, अब न्यू बॉम्बे में घट गया, लोगों को लगता है बॉम्बे में घटेगा। अब साउथ बॉम्बे में कॉस्ट ही आपकी इतनी है कि आपका उसमें प्राइस वेरिएबिलिटी आती नहीं है। तो कहीं का भी कहीं हम बेंचमार्क बना के कैसे भाव घटे, हम सब जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सभी एरिया में घटे, कुछ एरिया में बढ़े भी हैं। अब क्योंकि एक सेंटिमेंट की बात हो रही थी और घर खरीदारी के सवाल साहब आपके पास आता हूं, आज सेंटिमेंट बूस्टर भी आ गया है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आरबीआई ने कर दिया है। तो और अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी हो गई है। गीतांबर जी, रहेजा जी, आप शायद अच्छे अच्छे ऑफर्स भी लेकर आए, तो जो हमारे दर्शक हैं वो अच्छी अच्छी बातें अब सुनना चाहें, तो सब कुछ मिला के क्या अब एक माहौल बन गया है कि जो फेंस सिटर्स या जिन्होंने अपने डिसीजन पोस्टपोन कर लिए थे, रोक लिए थे, अब फिर से एक बार प्रेरित होंगे कि हाँ अब देखा जाए, निकला जाए? आज की मार्केट में जहां पे दिन में 2 अपार्टमेंट बेचने मुश्किल हैं, आई कैन टेल यू, अभी हमारा रिवाइज प्लानिंग के अंदर प्रोजेक्ट गया है, हम एक दिन में 1000 फ्लैट बेच सकते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर इज सो हाई, एवरी डे वी आर चेस्ड बाय द बायर्स कि आप कब लेके आ रहे हो, हम आपको चेक भेज रहे हैं। सो मार्केट का सिनेरियो उतना बुरा भी नहीं है। राइट, तो थोड़ा कंक्लूड करेंगे चर्चा को। अंशुमन, जो आज का प्राइस कट है प्लस फेस्टिव सीजन, तो क्या ये सब मिलाकर इस दिवाली कह लें, इस फेस्टिव सीजन एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा मार्केट में, लोग लौट कर आएंगे? मेरे ख्याल इंप्रूवमेंट होगा, स्पेशली जो ये परसेंटेज कट हुआ है, इससे थोड़ा सेंटिमेंट भी इंप्रूव होगा और एक्चुअल में कॉस्ट एक्सपेक्टेड है कम होने की। बट दिवाली बहुत नजदीक है,
तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि सडनली कुछ बहुत मैसिव टर्न अप होगा, लेकिन जनरली जो फील है पॉजिटिव फील आ रहा है, मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट होगा। पीतांबर साहब, सेंटिमेंट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है रेट कट? बहुत बड़ा बूस्ट, क्योंकि इस कट से सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, एक मैसेज जो गया है, जो रिस्क वेटेज कम करी है, मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था आपके साथ, आरबीआई गवर्नर ने रियल एस्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग पे रिस्क वेटेज 50% कट कर दी। उसका मतलब ये, और किसी और सेक्टर के लिए नहीं करा, इसका मतलब ये है कि गवर्नर साहब ने अपने इस एक्शन से एक मैसेज भेजा है कि इस कंट्री की ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक सवाल जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूं कि क्या ये घर खरीदने का सही वक्त आ गया काबरा जी? मेरा तो हमेशा एक ही जवाब रहता है, घर खरीदने का समय हमेशा सही होता है, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि इससे नीचे जाने को बहुत जगह नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए 1 से 5% के बीच में, लेकिन ऊपर भले जाए नहीं जाए, लेकिन आपका जीवन का एक महत्वपूर्ण काम मकान लेने का तो पूरा होगा। तो आज की इस चर्चा को इसी नोट पर हम समाप्त करते हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप लोगों का भी इस चर्चा को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.